ये सब क्या है? Where is Dr. Mukherjee? I want an inquiry. सिस्टर, कुछ मालूम चला क्या हुआ? किसका क्या हुआ? वही डॉक्टर मुखर्जी। ओह, 2 दिन हो गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सुना कल पुलिस आई थी। पुलिस तो आज भी आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला? पूरा मालूम नहीं, लेकिन लैब वाला बता रहा था कि पेशेंट को ओवरडोज दिया गया था। समझ में नहीं आता डॉक्टर मुखर्जी ने ऐसा क्यों किया। कितने अच्छे आदमी है वो, है ना? बाकी डॉक्टर की तरह जरा भी अकड़ नहीं है उनमें। डॉक्टर गुप्ता बता रही थी फांसी भी हो सकती है। माधव, कुछ तो बोलो, ऐसे कब तक चुप रहोगे? अब कहने के लिए बचा ही क्या है दीपा? मेरा तो सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है माधव। वो मेरा एक अच्छा दोस्त है, बस। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। मुझे अब धोखा नहीं दे सकती। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं माधव? बिलीव मी, मैं तुम्हें शुरू से ही पसंद करती थी। आई एडमायर यू माधव। तुम सच कह रही हो दीपा? बिलीव मी, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। आई स्वेयर। आखिर ये शशांक है कौन, जिसकी वजह से मेरी दीपा मुझे ठुकरा रही है? पहले तो कभी नहीं देखा उसे। अगर दीपा को मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों उसे परवाह करूंगा? ये भी शायद दीपा का ही होगा। हेलो। हेलो रंजीत, हाउ आर यू? नहीं रंजीत, मैं आज भी ऑफिस नहीं आ रहा। हाँ, तबीयत कुछ खराब है। रंजीत, व्हाई डोंट आई डू वन थिंग? मैं ही तुम्हें 2-3 दिन में फोन करता हूँ। हाँ रंजीत, तुम्हारे केस की हियरिंग तो अगले महीने है ना? व्हाई यू गेटिंग सो टेंस? मैं संभाल लूंगा। हैव आई एवर लेट यू डाउन? ओके, यू रिलैक्स। ओके, बाय बाय। मौत की नींद सुला दिया गया। चारों ओर इस घटना को लेकर सनसनी फैली हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि जरूरत पड़ने पर एक जांच समिति का गठन किया जा सकता है। दोषी डॉक्टर रजत मुखर्जी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं, लेकिन उनके वकील शशांक अग्निहोत्री का दावा है कि डॉक्टर मुखर्जी बिल्कुल बेकसूर हैं। मेरे क्लाइंट डॉक्टर रजत मुखर्जी ने वही किया जो एक अच्छे डॉक्टर को करना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि वो बच जाएंगे। ये केस मेरे लिए एक चैलेंज की तरह है। थैंक यू। थैंक यू। शशांक अग्निहोत्री की I see. शशांक अग्निहोत्री is a lawyer. शशांक, ये केस तुम्हारे लिए अगर चैलेंज है तो तुम्हें हराना मेरी जिंदगी का मकसद। हेलो सिटी हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट से बात कर सकता हूं? क्या वो अब भी राउंड पर है? अपने कैबिन में कब मिलेंगे? हेलो? हेलो सिटी हॉस्पिटल, I'd like to speak with the hospital superintendent, please. No, madam, I am not a journalist. I'm the defense lawyer for Dr. Rajat Mukherjee. Hello? हाय,
हाय दीपा, कैसी है? फाइन। यार कभी कभी तो फोन को ब्रेक दिया करो। सुबह से ट्राई कर रही हूँ, इट्स बीन एंगेज्ड। I'm sorry दीपा। तुम अपनी गर्लफ्रेंड से तो नहीं बात कर रहे थे? कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, एक नया केस लिया था, उसी के बारे में डिटेल्स इकट्ठे कर रहा था। देखो मैंने अभी अभी लंच के लिए ऑर्डर दी है, तुम्हारे लिए कुछ मंगाऊं? नो थैंक्स, इट्स 5:30 यू नो। रियली? वैसे हम भी तो सुने कि ये कैसा केस है जिसकी वजह से आप खाना पीना भूल गए हैं। वो सिटी हॉस्पिटल वाला केस। सिटी हॉस्पिटल? तुम अखबार नहीं पढ़ती? ये पढ़ो। ये तो मैंने पढ़ा है। तो फिर? शशांक, डोंट टेल मी कि तुम उस डॉक्टर का केस फाइट कर रहे हो। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे इस केस को लेकर मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। क्राइम तो डॉक्टर ने किया है, ही इज अ मर्डरर। Oh come on दीपा, that's not fair। शशांक, इतने महीने हॉस्पिटल में पड़े पड़े पेशेंट का फ्रस्ट्रेशन ऑब्वियस है। कैन यू इमेजिन द मेंटल ट्रॉमा ही मस्ट बी गोइंग थ्रू? ऐसे में वो कुछ भी कह सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम। दीपा, मैं हॉस्पिटल के साइकियाट्रिस्ट से बात कर चुका हूं। उनका कहना है कि मेजर वर्मा की दिमागी हालत बिल्कुल नॉर्मल थी। वो सिर्फ इस हेल्पलेस कंडीशन में और जीना नहीं चाहते थे, बस। सो डॉक्टर साहब, मेजर वर्मा की केस हिस्ट्री पढ़ने से साफ पता चलता है कि वो एक लंबी बीमारी की वजह से काफ़ी तकलीफ में थे। फिजिकल पेन होने के साथ साथ जब पेशेंट को ये पता चल जाए कि उसका बचना मुश्किल है तो उसकी सारी डिज़ायर्स और होप्स मर जाती है। फिजिकल पेन और मेंटल टॉर्चर से बचने का एक तरीका है, दैट इज यूथनेसिया, यानी मर्सी किलिंग। बट ये रास्ता गलत है। पेशेंट की होप भले ही मर जाए, लेकिन एक डॉक्टर की होप कभी नहीं मरनी चाहिए। उसे तो पेशेंट को बचाने के लिए आखिर तक जी तोड़ एफर्ट्स करनी चाहिए। वेल, हमें ये नहीं भूलना चाहिए माधव, मेजर वर्मा खुद इस मर्सी किलिंग की फेवर में थे। ये उनकी खुद की चॉइस थी तो ये सुसाइड माना जाएगा, और कानून सुसाइड को एक जुर्म मानता है। इट्स अ क्राइम एंड टू अबेट सुसाइड में हेल्प करना भी एक तरह का जुर्म है। डॉक्टर मुखर्जी एक कातिल है। जी नहीं, मैं कातिल नहीं हूं। मैं इसे मर्डर नहीं मानता। मेजर वर्मा की प्रॉब्लम का सिर्फ यही एक इलाज था। मेजर वर्मा की प्रॉब्लम का या आपकी प्रॉब्लम का? योर ऑनर, लंबे ट्रीटमेंट के बावजूद मेजर वर्मा की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। इसलिए हार कर, फ्रस्ट्रेटेड होकर डॉक्टर रजत मुखर्जी ने मेजर वर्मा को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। There was no chance of his survival. He was in terrible pain. 7 महीने से मेजर वर्मा अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे। वो बोल नहीं पा रहे थे। पैरालिसिस का दूसरा अटैक पड़ने पर उनका पूरा बदन बेजान हो चुका था। हां, मैं फ्रस्ट्रेटेड था, एक डॉक्टर की हैसियत से फेल होने की वजह से नहीं, बल्कि अपने पेशेंट की हेल्पलेस सिचुएशन देखकर, एक जांबाज फौजी को ह्यूमिलिएशन की जिंदगी जीते देखकर। इसलिए आपने उसे जान से ही मार दिया? एज अ डॉक्टर आपको यह नहीं लगता था कि अगर थोड़े और एफर्ट्स किए जाते, अगर थोड़ा इंतजार किया जाता, तो शायद मेजर वर्मा बच जाते? मेडिकल साइंस में भी ऐसे कई मिरेकल्स हुए हैं जहां मरीज मौत के आगोश से लौट कर आए हैं। योर ऑनर, साइंस की बुनियाद मिरेकल्स पर नहीं, रियलिटी पर खड़ी होती है। मेजर वर्मा का थ्रोट कैंसर आखिरी स्टेज पर था। दुनिया का कोई भी मिरेकल उन्हें बचा नहीं सकता था। योर ऑनर, डॉक्टर रजत मुखर्जी की बातें सुनकर मुझे वो हैवानी दौर, वो बारबेरिक ईरा याद आ रहा है जब दुनिया के कुछ हिस्सों में बूढ़ों को, अपाहिजों को बोझ समझकर बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता था। और आज जो कुछ हो रहा है वो भी तो एक बर्बरता है। जो इंसान मौत से लड़ाई हार चुका हो, अपनी ही एग्जिस्टेंस इसके लिए बोझ बन चुकी हो, मेडिकल साइंस के सहारे उसे आधी अधूरी जिंदगी देकर तिल तिल मरने पर मजबूर किया जाता है। जिंदगी और मौत
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिंदगी के बाद मौत का आना निश्चित है, ठीक वैसे ही जैसे पेड़ों पर हरे पत्तों के बाद एक दिन पीले पत्ते होकर नीचे गिर जाते हैं और उनकी जगह फिर से नए हरे पत्ते ले लेते हैं। ये तो कुदरत का कानून है, इसे ना आप बदल सकते हैं और ना मैं। डॉक्टर मुखर्जी, कोर्ट आपकी पोइट्री सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। जो सवाल आपसे किया जाए आप उसी का जवाब दीजिए प्लीज। डॉक्टर मुखर्जी, मेजर वर्मा की मर्डर का प्लान आपने अकेले ही बनाया या? ये सीधा साधा मर्सी किलिंग का केस है, ये मर्डर की प्लान की बातें कहां से आ गई? योर ऑनर, एक कत्ल हुआ है और हमारे सामने कातिल मौजूद है। मिस्टर सूरी, कोर्ट को एक बात नहीं भूलनी चाहिए और वो ये कि डॉक्टर रजत मुखर्जी ने इंजेक्शन लगाने के बाद कोई भी सबूत मिटाने की कोशिश नहीं की और ना ही वो अंडरग्राउंड हुए और ना ही उनका कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ओके योर ऑनर, अब इसी बिना पर अपनी बात पेश करने की कोशिश करता हूं। डॉक्टर मुखर्जी, क्या आपने मेजर वर्मा को इंजेक्शन देने से पहले अपने सीनियर्स से कंसल्ट किया था, उनकी परमिशन ली थी? जी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता रहा कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। ओह आई सी, तो आपने अपने मन से ही यह फैसला लिया? जी हां। वाह, फैब्युलस। ये बताइए, कल अगर आपका मनमानी पर उतर आए और आपसे यह कहे कि अस्पताल के सभी मरीजों को मर्सी किलिंग दे दो, तब आप क्या करेंगे? बाकी पेशेंट्स और मेजर वर्मा में फर्क था वकील साहब। बाकी पेशेंट्स तो इलाज के बाद ठीक होकर एक ना एक दिन घर पहुंचेंगे ही, लेकिन मेजर वर्मा को तो सिर्फ एक ही मंजिल का इंतजार था, मौत का। खांसते खांसते उनका चेहरा जकड़ जाता था, दर्द के मारे छटपटाते रहते थे और पिछले दिनों तो उनका बिस्तर गीला हो जाता था और उन्हें पता भी नहीं चलता था। घंटों इसी हालत में पड़े रहते हैं। और सिर्फ एक दो दिन नहीं, पिछले 6-7 महीनों से वो इस तरह की भयानक और लिजलिजी जिंदगी जीने पर मजबूर थे। और अगर हम लोग अपनी जिद पर अड़े रहते तो पता नहीं आने वाले कितने महीने और वो इस तरह की जिंदगी जीते रहते। योर ऑनर, मैंने उन्हें इस सजा से इसलिए बचाया क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते मैं भी अपने पेशेंट की इन तकलीफों से झुलस रहा था। उनकी इन तकलीफों का मैं कई महीनों से खामोश गवाह था। मैंने जो कुछ किया है मुझे उसका कतई अफसोस नहीं है। वकील साहब, मैं आपके तमाम सवालों का जवाब दूंगा। आप सिर्फ मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपको मेजर वर्मा जैसी जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? बोलिए, जवाब दीजिए। हाय, हाय। हाउ इज द हियरिंग? ठीक थी। माधव सूरी काफी कन्विंसिंग लॉयर है। माधव कन्विंसिंग नहीं है शशांक, उसका स्टैंड कन्विंसिंग है। तुम मानो या ना मानो, पर मर्सी किलिंग सही नहीं है। बूढ़े और लाचार होने का मतलब ये तो नहीं कि उससे जीने का हक नहीं है। शहर के हर कोने पे कोई बूढ़ा भिखारी मिलेगा। तुम्हारे हिसाब से तो उसे भी कोई जीने का हक नहीं है, बिकॉज लाइफ इज अ बर्डन फॉर हिम। मे बी, लेकिन बर्डन होने के बावजूद वो जिंदा रहना चाहता है, इसीलिए वो भीख मांगकर ही सही अपनी जिंदगी गुजार रहा है। मर्सी किलिंग का मतलब ये कहीं से भी नहीं कि दुनिया के सारे लाचार, बीमार और परेशान लोगों को खत्म कर दो। आई डोंट एडवोकेट सुसाइड ऑन डिमांड, लेकिन जहां डॉक्टर्स कुछ ना कर पा रहे हो, जहां सारी दवाइयां बेकार हो जाए, जहां पेशेंट एक वेजिटेबल बनकर रह जाए, वहां मर्सी किलिंग बिल्कुल वैलिड है। ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किसे जीना चाहिए और किसे मरना? ये हक हमें किसने दिया है? दिस इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी शशांक। दीपा, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब एक पेशेंट को मालूम हो जाता है कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं बच सकता, वो अपनी बीमारी से तंग आ चुका है, मर जाना चाहता है,
और वो डिसाइड कर लेता है उसे मर्सी किलिंग चाहिए, लेकिन डॉक्टर उसके बिहाफ पर डिसीजन ले लेता है कि मैं इस पेशेंट को इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। और मेडिकल साइंस की जिद की वजह से इंसान एक गिनी पिग बन के रह जाता है। ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ नहीं है। मम्मी चाय बन गई है। मम्मी आ जाइए। मम्मी मम्मी आ जाइए प्लीज। मम्मी चाय बन गई है। मम्मी मम्मी दरवाजा खोलिए। मम्मी चाय तैयार है। मम्मी प्लीज दरवाजा खोलिए। मैं क्या करूं पापा, मैं क्या करूं? मम्मी मेरी बात सुनती नहीं है। आपके जाने के बाद से बहुत बदल गई है मम्मी पापा, बहुत बदल गई है मम्मी। मम्मी, हाँ, मम्मी, मम्मी क्या हुआ है? मम्मी, मम्मी दरवाजा खोलिए। श्रीनगर वाली एल्बम नहीं मिल रही है। ये सब क्या है मम्मी? बोला ना, श्रीनगर वाली एल्बम नहीं मिल रही है। लो, ये रही। फिफ्थ में था तू जब हम कश्मीर गए थे, याद है? तू जिस घोड़े पर बैठा हुआ था वो बर्फ में फिसल गया था। कैसे चिल्लाए तेरे पापा घोड़े वाले पर। बस कीजिए मम्मी, प्लीज प्लीज बस कीजिए। कब तक आप इन चिट्ठियों और इन तस्वीरों को लिए बैठी रहेंगी? इनके सहारे तो जिंदगी नहीं चलेगी ना मम्मी। चलाने की जरूरत भी क्या है? मेरी जिंदगी की सुबह भी वो थे और शाम भी वही थे। जब तक हॉस्पिटल में थी एक झूठी आस बंधी हुई थी, तो वो भी टूट चुकी है। अब तो मेरा जीना मरना सब बराबर है। ठीक कह रही हैं आप मम्मी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ऐसा करते हैं, थोड़ा जहर ले आते हैं। आप भी पी लीजिए, मैं भी पी लेता हूँ, दोनों मर जाएंगे। किस्सा ही खत्म। कभी ऐसी बात सुबह पर नहीं आएगा। बता, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में बचा ही कौन है? तेरे पापा इसलिए गए क्योंकि ये जिंदगी उनके लिए कड़वी गोली बन गई थी, जिसे निगलना उनके बस के बाहर की। तो ये बता, मैं क्या उन्हें जाने देती इस तरह? पर शशांक, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी मिसेस वर्मा को लेकर है। वो मर्सी किलिंग के लिए अग्री कैसे कर गई? एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? जिंदगी के 30 साल उन्होंने साथ साथ काटे हैं, और फिर दीपा, अगर तुम मिसेस वर्मा की जगह होती तो क्या करती? ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ शशांक। लेकिन बताओ तो सही, क्या करती?
आई डोंट नो, पर जो मिसेस वर्मा ने किया वो तो नहीं करती। तो फिर क्या करती? यू आर आस्किंग मी अ वेरी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन शशांक। जिंदगी भी अपने आप में हाइपोथेटिकल है ना? तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। दीपा, मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता, सिर्फ सच को तुम्हारे सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप किसी को चाहते हैं, किसी की केयर करते हैं, एक समय के बाद उसकी तकलीफ महसूस करने लगते हैं। उसकी बेचैनी आपकी बेचैनी बन जाती है। मिसेस वर्मा के साथ जो गुजर रहा था, तुम एक थर्ड पर्सन महसूस भी नहीं कर सकती, सिर्फ उसका साइंटिफिक एनालिसिस कर सकती हो। दीपा, जब तुम गहराई से समझने की कोशिश करोगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि कभी ना चाहकर भी आपको अपनों से बिछड़ने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ता है।